जय हिंद दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया लड़ रही है चाइनीज वायरस से, आज मैं खुल के कहूंगा कि चाइनीज वायरस से लड़ रही है, वुहान वायरस से लड़ रही है। और इस वुहान वायरस का आतंक देश विदेश में सब जगह फैला हुआ। उस समय चीन भारत की सीमा में घुसता है, चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसते हैं और न केवल घुसते हैं, फिर जब हमारे सैनिक उनको रोकने का प्रयास करते हैं तो झड़प होती है, आपस में हाथापाई वाली स्थिति बनती है। और ये जो हुआ है ना, ये नथुला पास पे हुआ है, इसको कंफ्यूज मत करना आप, नथुला पास अलग है सिक्किम में ही, और यह जो नकुला पास है, नकुला पास भी सिक्किम में ही आता है, नॉर्दर्न सिक्किम में आता है, जो तिब्बत से हमारी बॉर्डर लगी हुई है उसमें ये आता है। और लगभग इसकी जो हाइट है ये 5259 मीटर्स हाई पास है। अब होता क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको यदि ज्योग्राफी दिखाऊं, कुछ जो फोटोग्राफ्स मैंने कलेक्ट किए हैं उनपे, तो आपको समझ में आएगा कि ये रीजन कैसा है। आप इसके सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे यदि, तो जो ये प्लेन वाला एरिया है इधर चाइना आता है, और जो ये पहाड़ी नुमा एरिया दिख रहा है हमको, ये भारत आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह को गार्ड करना जो होता है हमारे सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हमारे सैनिक करते हैं, अपनी जान पर खेल के भी इसकी सुरक्षा करते हैं, विपरीत स्थिति परिस्थिति मौसम में भी करते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि चीन क्या करता है, जैसे ही कुछ चीज छूट गई, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा सा भी एरिया छूटा, चीन की जब गश्त होती है वे लोग प्लेन्स पे गश्त करते हैं, वो पहाड़ियों पे नहीं करते। उनका क्षेत्र जो है हाइट्स पर है, लेकिन प्लेन है, समतल है। तो जैसे ही उनको कुछ जगह दिखती है उसको उसमें अपने कैंप बनाना शुरू करते हैं। जब भारतीय सैनिकों को दिखा कि चीन ने नकुला पास वाले जो क्षेत्र है, भारत की सीमा, सिक्किम की जो सीमा है, उसके अंदर उन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं, तो हमारे सैनिकों ने उनको हटाने का प्रयास किया तो झड़प हुई। और इस झड़प में दोनों तरफ के मिला लें तो लगभग 150 सैनिक सम्मिलित थे, और हमारे 4 सैनिक इंज्योर हुए हैं और चीन के 11 सैनिक इंज्योर हुए हैं। इस चीज को दुनिया भर के मीडिया ने प्रकाशित किया, क्योंकि मैं बहुत सारे मीडिया को देखता रहता हूं, इंटरनेशनल थोड़ा सा रुचि रखता हूं इसलिए इंटरनेशनल विषयों पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर लिखा है, इंडियन चाइनीज बॉर्डर ट्रूप्स इन ब्रीफ स्कर्मिश ऑन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन बॉर्डर, इंडिया सेज। ये लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। फिर बीबीसी ने भी इसको लगाया है, बीबीसी ने लिखा है, इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स क्लैश ऑन बॉर्डर इन सिक्किम। रशिया टुडे ने इस पर छापा है, aggressive confrontation between India and Chinese troops causes injury on both sides, reports claim। लेकिन जब मैं चाइनीज मीडिया को देख रहा हूं, चाहे इनके अखबार हो, चाहे इनकी सिंजुआ एजेंसी हो, इनके जो एडिटोरियल इतने सब कुछ जो छापते हैं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, किसी में भी वे बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इस क्षेत्र विशेष के बारे में बता दूं कि ये जो क्षेत्र है इसको हमको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नकुला पास पे हुआ है, नथुला पास पर नहीं हुआ है। नथुला पास भी बहुत महत्वपूर्ण है। नथुला पास ट्रेड एंड कॉमर्स के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं वे भी उधर से पास होते हैं। तो ये जो इंसिडेंस हुआ है ये नकुला पास पर हुआ है, और नथुला पास वह है। अब जो कि चाइना को यदि काउंटर करना है तो उनको तथ्यों के साथ करना होगा। 1962 में चाइना ने से हम हारे, हम मानते हैं, लेकिन एक और ये जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1967 में, और यह युद्ध हुआ था नथुला पास में, नकुला नहीं, नथुला पास पे हुआ था। और इसमें चाइना को हमने हराया था, जिसको फॉरगटन वॉर कहता हूं मैं। चाइना ने ये सोचा था उस समय भी कि जिस प्रकार से 1962 में उसने आया था, अंदर घुसा था, हमको मारा था, चला गया था, और हमने सरेंडर एक तरह से कर दिया था। सरेंडर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हमने पीस के लिए ऑफर किया था, हम वॉर हार गए थे। लेकिन 1967 में हमने इनको धूल चटाई थी। और यदि आप इसको देखेंगे, इसके विषय में मालूम करेंगे, तो इसमें
88 हमारे सैनिक शहीद हुए थे 1967। इन्होंने 15 सितंबर 1967 को अटैक किया था नथुला पास पर इन्होंने अटैक किया था, जिसमें 88 हमारे सैनिक शहीद हुए थे और 163 वुंडेड हुए थे। लेकिन चाइना की जो कैजुअलिटी फिगर थी पीएलए की जो थी 340 इनके सैनिक मारे गए थे और 450 इनके जख्मी हुए थे। तो और फिर इन्होंने इसके लिए पीस की बात की थी। तो क्लियरली भारत उस जंग को जीता था जिसको हम लोग भुला दे चुके हैं। तो अब आवश्यकता है कि हम बात करें इनके ऊपर भी, इन विषयों के ऊपर भी। और इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि यदि आप पढ़ने का शौक रखते हो और यदि ऑनलाइन उपलब्ध हो, ये चाहे तो हो सकता है कि ई फॉर्मेट में मिल जाए, तो एक पुस्तक है वाटरशेड 1967 और ये लिखी थी प्रोबल दासगुप्ता जी ने लिखी है। इसमें आपको बहुत कुछ अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे। उस 1967 में किस तरह से और किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे जाबाजों ने चीन के छक्के छोड़ा दिए थे, यह भी पता चलेगा। तो इस वाटरशेड 1967 पुस्तक को अमेजन पे ढूंढने की कोशिश करें, आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिल जाएगी। यू कैन परचेज इट ऑनलाइन एज वेल। और पढ़ना आवश्यक बन रहा है क्योंकि चीन जिस तरह से हरकतें कर रहा है तो हमको इनको काउंटर करना होगा। और अब यह विषय उठता है कि जब पूरी की पूरी दुनिया आज के समय चाइना के खिलाफ चल रही है, चाइना को पनिश करने की बात कर रहे हैं, उस समय भारत की सीमा के अंदर इस तरह सा एग्रेसिव रुख चीन क्यों दिखा रहा है? क्यों भारत की सीमा पे अतिक्रमण कर रहा है? क्यों झड़पें कर रहा है? देखिए, थोड़ा बहुत आप समझिए तो मैं इस इंसिडेंस को दो और इंसिडेंसेस से लिंक करूंगा। एक इंसिडेंस तो हुआ कि अभी भी जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पिथौरागढ़ से लिपुलेखला, जो कि ये नेपाल वाला एरिया है, तक जो सड़क जाती है और इसका निर्माण का काम तो आरंभ होना था 2005 में। 2005 में भारत सरकार ने इसको पास कर दिया था, लेकिन वो किसी भी कारणवश नहीं हो पाई थी। 2018 में कैबिनेट ने वापस सीसीएस ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, भारत सरकार ने इसको हरी झंडी दिखाई, इसमें पूरा फंड दिए और वह कंप्लीट हो गई। और अभी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया तो नेपाल की तरफ से बड़े नेगेटिव स्वर आए हैं। उन्होंने हमारी निंदा की है और ये कहा है कि आपने ये हमसे बिना पूछे किया, जबकि हमने हमारी टेरिटरी में बनाई है। हमने कभी भी नेपाल की टेरिटरी में कुछ भी नहीं किया। उसके उपरांत भी नेपाल की ये रिएक्शन, इसको आप चाइना से जोड़ें। क्यों जोड़ेंगे मैं आगे बताऊंगा। फिर अभी 8 तारीख को जापान का एक आइलैंड है, ये आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड जापान की टेरिटरी है, जिसपे चीन अपना क्लेम करता है, लेकिन है जापान की टेरिटरी। वहां क्या हुआ कि चाइना के शिप्स चले गए, ये साउथ चाइना सी वाली लोकेशन है, वहां चले गए और जो फिशिंग बोट्स थी, जो मछुआरे थे जापान के, उनको उन्होंने डरा के भगाना शुरू किया। तो अब आप ये देखिए, इन तीनों, फिर 8 तारीख को जापान के साथ हुआ, 10 तारीख को हमारे यहाँ नकुला पास पर इन्होंने हमारे सिक्किम की टेरिटरी में कब्जा करने की कोशिश की और फिर झगड़े हुए। तो ये पैटर्न को यदि आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि, पहली बात मैं शुरू करता हूं नेपाल से। देखिए, आज के समय का जो नेपाल है ये पूरी तरह से चीन की गोद में बैठा है। एक आक्षेप हमेशा भारत सरकार पे ये लगा रहा, नेपाल में भी कुछ लोग लगाते रहे इस बात को लेकर कि भारत जो है नेपाल के आंतरिक विषयों में दखल देता है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। इसको बोलने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, ये बनी कैसे थी? जो उनकी वहां पर दो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जैसे भारत में है, एक मार्क्सिस्ट थी और एक लेनिनिस्ट थी। इन दोनों ने मिलकर चाइना के बाद एशिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, जिसको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। अब हुआ यह कि जब दो पार्टियां मिलती हैं तो सब लोगों को सरकार में एडजस्ट भी करना होता है, कोई सा भी राजनीतिक दल हो। जब वहां पर उनकी पावर के लिए आपस में ही द्वंद्व होना शुरू हुआ, ये स्थिति बन गई कि नेपाल की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बिखराव वापस से इस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में होगा। चीन की जो एनवॉय है वहां पर, जो चाइनीज एनवॉय हैं, उन्होंने 8-10 मीटिंगें करवाई। वो इतनी मीटिंगें करवाती हैं और अंततोगत्वा इन दोनों जो ग्रुप्स थे, फ्रैक्शंस थे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, उन दोनों का पैचअप करवाती हैं। उसके बाद शी जिनपिंग जो हैं वो उसके समर्थन में एक तरह से
अपना संदेश भेजते हैं। तो इससे ज्यादा तो कभी हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। जब भारत के ऊपर आक्षेप दुनिया लगाती तो नहीं थी, लेकिन हाँ, चीन भी लगा रहा था कहीं ना कहीं और नेपाल लगाता था। हस्तक्षेप इसको कहते हैं कि जब आप वहां की सरकार, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सरकार जो चला रही है, उसमें हस्तक्षेप ऑफिशियली आपका एनवॉय करे, ऑफिशियली चाइनीज प्रेसिडेंट करे और फिर वापस सरकार चलती रहे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट सरकार है वहां की और प्रो चाइना सरकार है, इसको हस्तक्षेप कहते हैं। तो मैं जो ये नेपाल ने आपत्ति दर्ज की है, राजनाथ सिंह जी ने, जो भारत नेपाल सीमा के उधर जो, और ये भी इसलिए किया, जो सड़क बनी गई वो इसलिए बनाई गई, हमने अपने फंड से बनाई, अपनी टेरिटरी में बनाई, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते थे उनको 8, 9 दिन, 7 दिन तो लगते थे। इस सड़क के बनने से वह दूरी 1-1.5 दिन की हो जाएगी, जो दुर्गम क्षेत्र है उसमें सहूलियत हो इसलिए। और 2018 से सड़क बन रही है, नेपाल को कोई समस्या नहीं थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था। सड़क कंप्लीट हुई और उसके बाद जब इनॉग्रेशन किया, जो उन्होंने ऑनलाइन इनॉग्रेशन जो किया दूर से बैठकर कोरोना के कारण, तो उसमें वो आपत्ति दर्ज कर रहा है, मतलब वह चीन के कहने पर किया जा रहा है। दूसरा, जापान के ऊपर, जापान की जो बोट्स को भगाया गया एक तरह से साउथ चाइना सी में चाइना के द्वारा, ये क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि जो क्वाड है, क्वाड का जो समूह है, इसमें 4 देश आते हैं। एक आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अभी तक तो ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ खुल के डिमांड करना शुरू कर दी है कि हमको वुहान में अपनी टीम भेजनी है। यूनाइटेड स्टेट्स खुल के बोल रहा है, जापान और इंडिया अभी बोल नहीं रहा है। लेकिन एक चीज हो रही है कि जापान अपनी कंपनीज को इंसेंटिव दे रहा है कि अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को आप निकालोगे और दूसरे देश में ले जाओगे चाइना से निकाल के, तो हम $2 बिलियन की किटी इसके लिए रख रहे हैं, मतलब जापानी कंपनीज निकलेंगी। और भारत जो है डेफिनेटली चाहेगा और चाहता है, और कुछ से बात भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में ही 100 कंपनीज से बात चल रही है जो चाइना छोड़ना चाहती है, अमेरिकन कंपनीज, कि आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ। ऐसा लगभग 1000 कंपनीज से भारत की बातचीत चल रही है। तो ये कंपनियां भारत आ सकती हैं। तो चीन जो है धमकाने चमकाने का काम दोनों को कर रहा है। एक तरफ से तो वो ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने एक तरह से खुली जुबान में नहीं, लेकिन दबी जुबान में तो ये कह दिया कि तुम पे हम आर्थिक सैंक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया झुका नहीं है। एडिटोरियल लिखकर चाइना का अखबार, थोड़ा सा मैं नाम इस वर्णन से निकल रहा है, कभी कभी भूल जाते हैं, तो उनका जो पीपल्स डेली ने ऑस्ट्रेलिया के विषय में एडिटोरियल में उनका एडिटर लिखता है कि कई बार आपके जूते के पर एक च्युइंगम चिपक जाती है और उसको आपको पत्थर से जोर से रगड़ के निकालनी पड़ती है। मतलब वो च्युइंगम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो चाइना के जूते पर चिपकी हुई है। तो ये जो है ना, ये डराना धमकाने की प्रैक्टिस चाइना कर रहा है। सरकार को जो करना होगा करेगी। अभी मैं तो मानता हूं कि अभी भी जो सरकार खुलकर वुहान वायरस के, चाइनीज वायरस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही है, वो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए ठीक है। और हम अभी इस पर लगे हुए हैं कि हम इंडस्ट्रीज को वहां से खींच के यहां शिफ्ट कर दें। लेकिन हम लोग यदि आवाज उठाएंगे तो हम बवंडर तो क्रिएट कर सकते हैं। हम 132 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। यदि हम चीन के खिलाफ लिखना शुरू कर दें तो हम बवंडर शुरू कर सकते हैं। यह हम इसमें सक्षम हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, और मैं कल कोशिश करूंगा, कल नहीं तो परसों तो डेफिनेटली, क्योंकि रिसर्च में टाइम लगेगा। कंबोडिया हुआ, वियतनाम हुआ, यहां तक भारत भी हुआ, जो नदियां चाइना से, विशेषकर तिब्बत से निकलती हैं, उनके पानी को किस प्रकार से चीन अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहा है। कंबोडिया में किस तरह से चीन ने एक तरह से सूखा बना दिया है। लोग, किसान वहां पर खुदकुशी करने की स्थिति में बन गया, क्योंकि फसल नहीं कर पा रहे अच्छी उपजाऊ जमीन पर भी, क्योंकि चीन पानी रोक रहा है। तो इन सब चीजों को हम एक्सपोज करें। और मैं वो जो कल का हम करेंगे, हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी करेंगे, ताकि इंटरनेशनल जाने दें। बदनाम करें चीन को, वो बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई सामने रख रहे हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि चीन को एक्सपोज करें। भारत सरकार को जो करना है कर रही है, लेकिन नागरिक कर्तव्य है। हमारे सैनिकों के साथ झड़प हुई, सौभाग्यवश हमारे 4 जख्मी हुए, उनके 11 जख्मी हुए। लेकिन ये जिस तरह से चीन डराने, धमकाने और चमकाने का काम कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और रेजिस्टेंस डेवलप करें इसके प्रति। और कल
मोस्ट लाइकली बात करेंगे चीन का जो पानी को लेकर जो गलत कृत्य कर रहा है, दूसरे देशों का पानी रोक रहा है, कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र का पानी भी रोकता है भारत में, उसको भी एक्सपोज करने की जरूरत है कल या परसों। रिसर्च अगर रात को हो गई तो कल करेंगे, वरना परसों करेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाओ, लेकिन करूंगा अवश्य।